Dear student, today we will discuss about the Hegel and Hegel views of state. हिगल जो है, हिगल का जो राज्य सिद्धांत है, हिगल अरस्तु के राज्य के सिद्धांत से प्रभावित था और उसने जो है कहा जा सकता है कि अरस्तु के राज्य सिद्धांत की हिगलवादी व्याख्या कर दी। हिगलवादी व्याख्या का मतलब क्या है कि इसने जो उस पे जो उसके राज्य के विचारों पे जो प्रभाव है, वह राज्य के विचारों पे प्रभाव अरस्तु का स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वह अरस्तु की तरह ही व्यक्ति को एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानता है। वह मानता है कि वह बाय नेचर एक पॉलिटिकल और सोशल एनिमल है और उसे जो है वह समाज के बिना रह ही नहीं सकता, उसे समाज में रहना है और वह एक राजनीतिक प्राणी है, इसीलिए वह राज्य भी उसको जरूरी है और वह राजनीतिक रूप से अपने आप को हमेशा जो है वह उसमें एक ऐसे ऐसा उसका नेचर है कि उसको राज्य चाहिए ही चाहिए। लेकिन जहां अरस्तु जो है वह राज्य के जन्म के लिए उत्तरदायी कारकों में वह उनका रिक्वायरमेंट बताता है कि जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन मूलभूत आवश्यकताओं के कारण, इन मूलभूत आवश्यकताओं के से विवश होकर व्यक्ति जो है वह राज्य का निर्माण करता है। व्यक्ति जो है परिवार बनाता है, परिवार से ग्राम बनाता है और ग्राम से सिटी स्टेट या राज्य की बात करता है, सिटी स्टेट या राज्य का निर्माण करता है और राज्य ही वह लास्ट जो है जो लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति के सारी आवश्यकताओं के सारे नीड्स को फुलफिल करता है। हिगल जो है वह अरस्तु के इस विचार को अपना आधार बना लेता है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वह बाय बर्थ बाय नेचर जो है वह एक सोशल और पॉलिटिकल मैन। लेकिन फिर वह कहता है कि यह जो राज्य है, राज्य जो है वह उसके क्या है, वह उसके विश्व आत्मा का, वह जो यूनिवर्सल जिसे जिसे वह विश्वात्मा या ईश्वर कहता है, जो गॉड कहता है, ईश्वर कहता है और उसको वह विश्वात्मा के रूप में बताता है कि एक यूनिवर्सल जो है वह सोल है, यूनिवर्सल जो है एक अथॉरिटी है, यह उसके अंतर मन के इस विश्वात्मा का परिणाम है। वह जो रिजल्ट है, स्टेट जो रिजल्ट है, वह उसके अंतर मन के जो यूनिवर्सल, वह कहता है कि विश्व का जो विश्वात्मा का जो अनवरत विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसका मेन जो है वह मनुष्य है। लेकिन वह जो है कहता है कि उसका आध्यात्मिक विकास रुक नहीं सकता, वह हमेशा चलता रहता है। मनुष्य जो है कभी अकेले रह ही नहीं सकता, उसको हमेशा ही समाज चाहिए ही चाहिए, उसे राज्य चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो बाय नेचर सामाजिक और राजनीतिक है और वो विश्व आत्मा की बात करता है, वो यूनिवर्स की बात करता है, तो उसका डेवलपमेंट तो रुक ही नहीं सकता। ना वह कभी एकांकी रह सकता है, ना वह कभी अकेले रह सकता है, उसको हमेशा जो है समाज या सोसाइटी चाहिए ही चाहिए। तो कहता है कि वह अपने जो है, वह कहता क्या है, कहता है कि वह विकास क्रम में पहले अपने जो है इंद्रिय, जो उसकी सेंसस रिक्वायरमेंट है, जो उसकी इंद्रिय इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए, अपने जो सेंसस विल के लिए, डिजायर के लिए वह क्या करता है, वह परिवार नामक संस्था का निर्माण करता है। कहता है कि वह परिवार बनाता है, क्यों? अपने इंद्रिय आवश्यकताओं के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अपने फूडिंग लॉजिंग के लिए वह एक परिवार नामक संस्था का निर्माण करता है, वह परिवार का निर्माण करता है। और परिवार जो है, वह कहता है कि परिवार जो है एक छोटी इकाई है। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया है कि एरिस्टोटल के विचारों का प्रभाव हम हिगल के विचार, राज्य के नामक जो राज्य का विकास है या राज्य के विचारों पर देख सकते हैं। हिगल ने उसको डिफाइन जो है हिगलवादी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। मतलब हिगलवादी का मतलब है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, उसमें उसने डायलेक्टिक मेथड को यूज कर दिया है और डायलेक्टिक मेथड को यूज करके उसने उसका डेवलपमेंट दिखाया है। तो अगर हम एरिस्टोटल, अगर हमने ध्यान है कि एरिस्टोटल का राज्य क्या था, वह परिवार की बात करता है, परिवार के बाद परिवार सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने मिलकर ग्राम बना दिया और फिर जो है ग्राम सारी रिक्वायरमेंट को, या विलेज बना दिया। अगर विलेज हमारे सारे रिक्वायरमेंट को, सारी आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है, तो फिर वह हाईएस्ट स्टेज ऑफ जो है डेवलपमेंट, जिसको वह राज्य कहता है, वह राज्य के विकास की बात करता है। हिगल भी ऐसी बात करता है कि मनुष्य जो है अपने जो उसके सेंसस रिक्वायरमेंट है या जो इंद्रिय आवश्यकताएं हैं या उसके जो भौतिक सुख हैं, उनको और सिक्योरिटी को ध्यान में रख के वह परिवार नामक एक संस्था का निर्माण करता है, जिसका मूल उद्देश्य जो है उनको सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करना और उनकी जो इच्छाएं हैं
उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उनको जो है वो फुलफिल करना होता है। हिगल जो है इसको थीसिस के रूप में बताता है कि यह थीसिस है, यह प्राथमिक अवस्था है, यह प्राइमरी स्टेज है जो परिवार जो है वह स्टेट के डेवलपमेंट की प्राइमरी स्टेज है। और ये इसको जो फॉर्म किया गया है वो इसलिए फॉर्म किया गया है कि यह व्यक्तियों के अपने फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट को और सिक्योरिटी नामक जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। लेकिन वह चूंकि एक छोटी इकाई है, वह एक छोटा संगठन है, तो वह जो है वह इस रिक्वायरमेंट को ज्यादा दिनों तक फुलफिल नहीं कर पाता है। तो कहता है कि परिवार के साथ ही एक दूसरा द्वंद्व शुरू हो जाता है, क्योंकि कई परिवार हो जाते हैं। कई परिवार जब आप रहेंगे, एक पास रहेंगे, तो उनके विचारों में द्वंद्व हो जाता है कि अगर इनकी जगह कोई बड़ा स्वरूप होता तो हो सकता है कि वह जो है इनका क्या कर सकता है, वह इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले। तो फिर कहता है कि यह द्वंद्व चलता रहता है और फिर इस द्वंद्व के द्वारा जो नया स्वरूप निकल के आता है, थीसिस और एंटीथीसिस के द्वंद्व के बाद जो नया स्वरूप निकल के आता है उसको एंटीथीसिस कहता है। और एंटीथीसिस का मतलब है कि वो सिविल सोसाइटी की बात कर रहा है। तो पहले स्टेप पे परिवार आता है, दूसरे स्टेप पे या द्वंद्व के बाद जो निर्मित होता है उसको वह सिविल सोसाइटी कहता है। और सिविल सोसाइटी को ही वो एंटीथीसिस मानता है, क्योंकि वो परिवार को थीसिस मानता है। तो जब परिवार को थीसिस मानता है तो वो सिविल सोसाइटी जो दूसरा स्टेप है, जो विकास की दूसरा क्रम है, जो विकास का दूसरा स्टेज है, उसको वह सिविल सोसाइटी के रूप में मानता है। कहता है कि सिविल सोसाइटी जो है वह लोगों के या स्वार्थी लोगों का एक यूनिट है, जो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जिनका मोटिव सेल्फ इंटरेस्ट है, जिनका मोटिव जो है खुद का स्वार्थ है। और यह स्वार्थी लोगों का एक छोटा सा समूह है जिसको वह सिविल सोसाइटी के नाम से कहता है कि यह जो समूह है, यह जो सिविल सोसाइटी है, वह ऐसे लोगों का समूह है जो स्वार्थी हैं, जो स्वहित से प्रेरित हैं और इन्होंने उसका निर्माण अपने हित के लिए, स्वहित के लिए बना किया है। जैसे व्यक्ति परिवार का निर्माण करता है, तो परिवार का निर्माण भी अपने स्वयं के हित के लिए, स्वयं की इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है और सुरक्षा के लिए करता है। सेम उसी तरह वह जब सिविल सोसाइटी का निर्माण करता है, सिविल सोसाइटी को जब वह फॉर्म करता है, तब भी वह इन्हीं चीजों को ध्यान में रखता है कि वह जो है सिविल सोसाइटी के माध्यम से वो करता क्या है, वो सिविल सोसाइटी के माध्यम से अपने स्वहित की, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की को फुलफिल करने का प्रयास करता है, पूर्ति का प्रयास करता है। अब यहां से ही वह उसमें द्वंद्व शुरू हो जाता है और उसमें जो है अंतर द्वंद्व चलता रहता है, उसमें जो है वह विवाद चलता रहता है। और उस विवाद के बाद जो है विकास का जो तीसरा स्टेज है, विकास का जो सबसे बड़ा स्टेज है, वह बाहर आता है, वह निकलता है, वह जो है उत्पन्न होता है, जिसको वह राज्य कहता है। तो कहता है कि एंटीथेसिस जो है वो फैमिली है, थीसिस जो है वो फैमिली है, एंटीथेसिस जो है वह सिविल सोसाइटी है, और तीसरा जो हाईएस्ट स्टेज है जिसको वह सिंथेसिस के रूप में बताता है, वह राज्य है। और कहता है कि वह इनके थीसिस की कमियों से एंटीथेसिस निकला, एंटीथेसिस की कमियों से सिंथेसिस निकलता है। कहता है कि राज्य जो है वह विश्व आत्मा का, यूनिवर्स का एक क्या है, वह एक इमेज है, एक जो है वह उसका एक रूप है। और कहता है कि इतिहास ही जो है वह राज्य है और राज्य ही इतिहास है। वह इतिहास को या राज्य को एक दूसरे का पूरक मानता। उसका मानना था कि व्यक्ति ही राज्य है और राज्य ही व्यक्ति है, क्योंकि इतिहास में उसने यह देखा है कि व्यक्ति से राज्य बना और राज्य की इकाई व्यक्ति है। तो कहता है कि व्यक्ति और राज्य दोनों जो है वह एक दूसरे के पूरक हैं। और हीगल जो है वह राज्य के बाद और किसी स्टेज की बात नहीं करता। वह कहता है कि राज्य जो है वह हाईएस्ट स्टेज है और राज्य जो है वह विश्वात्मा है, वह यूनिवर्स है, वह यूनिवर्सल गॉड की तरह है। वह सारे रिक्वायरमेंट को, सारी आवश्यकताओं को, सभी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह उनको पूरा कर लेगा। हीगल जो है राज्य के दैवी स्वरूप की बात करता है। हीगल जो है राज्य के डिवाइन कॉन्सेप्ट की बात करता है। वह कहता है कि राज्य जो है वह ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर का क्या है, वह अवतरण है, ईश्वर का जन्म है। ईश्वर जो है वह राज्य के, वह कहता है कि राज्य और ईश्वर व्यक्ति की आत्मा का बृहद रूप है राज्य, क्योंकि व्यक्ति जो है, इसीलिए वह कहता है कि राज्य ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही राज्य है, क्योंकि वह मानता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के आत्मा के विकास का जो स्वरूप है वह राज्य है।
वह कहता है कि ईश्वर का अवतरण है, और ये ईश्वर द्वारा, ईश्वर का अवतरण से मतलब है कि यह ईश्वर द्वारा निर्मित है। यह विश्वात्मा जो है, जब इस व्यक्ति की आत्मा जब व्यापक रूप में फैल जाती है, जब व्यापक रूप में हो जाती है, तो वह विश्वात्मा के रूप में हो जाती है, वह यूनिवर्स के रूप में हो जाती है। उसके बाद वह कहता है कि राज्य और व्यक्ति में किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है, तो द्वंद्व हो ही नहीं सकता। राज्य को व्यक्ति मानता है, व्यक्ति को राज्य मानता है, तो दोनों जब एक दूसरे के पूरक हैं, जो दोनों जब एक दूसरे के सहयोगी हैं, और व्यक्ति के विश्वात्मा का स्वरूप ही राज्य है, व्यक्ति की आत्मा के विकसित रूप ही राज्य है, तो राज्य और व्यक्ति में कभी भी कोई द्वंद्व हो ही नहीं सकता, कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह दोनों एक ही स्वरूप के अलग अलग रूप हैं। क्योंकि व्यक्ति की आत्मा का बृहद रूप या विकसित रूप या बड़ा रूप या सार्वभौम रूप जो है वह राज्य है, इसलिए उसमें किसी तरह का कोई विवाद, कोई द्वंद्व हो ही नहीं सकता। वह जो है, जैसा कि आपने देखा होगा, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने जो है वो राज्य को एक साधन के रूप में यूज किया, लेकिन हिगल जो है वो यह कहता है कि राज्य साध्य है, साधन नहीं है। राज्य जो है वो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य ही राज्य है। हमारे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वह राज्य पे आके खत्म हो जाता है। हमारा जो डायलेक्टिक मेथड से जो हमारा डेवलपमेंट होता है, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, तो वह जो विकास का जो अंतिम क्रम है, विकास का जो अंतिम पड़ाव है, विकास का जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है कि हमने जो लक्ष्य डिसाइड किया था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड था, वह क्या है? वह साध्य है, वह साधा नहीं है। हमारा वह लक्ष्य है राज्य, वह राज्य जो है लक्ष्य है, और वह सर्वशक्तिमान है, उससे शक्तिमान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का स्वरूप है, वह ईश्वर की बृहद आत्मा, उसका जो ईश्वर की जो आत्मा है, ईश्वर का जो यूनिवर्सल स्वरूप है। जैसे आप लोगों ने गीता देखा हो ना, गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही विश्वात्मा हूं, पूरे विश्व में मैं ही फैला हूं, मेरे में ही विश्व व्याप्त है, जो है मुझी से है, जो होगा मुझी से होगा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। तो जब हिगल अपने राज्य को बताता है, जब हिगल अपने राज्य की व्याख्या करता है, जब हिगल अपने राज्य को, स्टेट को डिस्क्राइब करता है, तो वह इसी तरह से डिस्क्राइब करता है। उसका यही मानना था कि आदि अंत सब कुछ राज्य में है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य जो है वह सार्वभौम है, राज्य ही सब कुछ है, चाहे वो आदि हो, अंत हो, जन्म हो, मृत्यु हो, सब कुछ वह राज्य में है। इसीलिए वह राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है, राज्य को वह साध्य मानता है। वह यह मानता है कि राज्य में और व्यक्ति में कोई विरोधी नहीं, क्योंकि राज्य जो है वह व्यक्ति के आत्मा का एक बृहद रूप है, एक बृहद स्वरूप है। हिगल का मानना था कि जो राज्य है वह व्यक्ति से सर्वोच्च है, और व्यक्ति के, चाहे वो भौतिक या आध्यात्मिक, दोनों तरह की विकास, चाहे वो भौतिक डेवलपमेंट हो या फिर स्पिरिचुअल, चाहे वो फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, दोनों डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो स्टेट के अंदर में ही है। और राज्य के बाहर उसका कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उन्नति जो है, उसका जो डेवलपमेंट है वह राज्य में ही है। राज्य में ही व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करता है, राज्य से ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। मतलब राज्य ही वह असली सोर्स है, राज्य ही वह जो है वह साध्य है, राज्य ही वह मेन सोर्स या शक्ति है, राज्य ही वह सावरिन है, जिससे व्यक्ति अपना सब कुछ प्राप्त करता है, चाहे वह अपना विकास हो, चाहे वह उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, चाहे उसके राइट हो, चाहे उसकी लिबर्टी हो। इन सबको जन्म भी राज्य देता है, सबको राज्य ही प्रदान करता है। राज्य से इतर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उसको वह जो है अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करेगा, राज्य ही उसे प्रदान करता है। और राज्य का सर्वोच्च संस्था होने के नाते उसे वापस लेने का भी अधिकार है। वह उनके नैतिक मूल्यों को तय करता है। राज्य के ऊपर नैतिकता का भी कोई बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य जो है खुद नैतिक नियमों का निर्माण करता है। तो कोई भी नियम निर्माण करने वाले के ऊपर लागू नहीं हो सकता, या निर्माण करने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। तो वह कहता है कि कोई भी नैतिक नियम राज्य पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य जो है वो उन नैतिक नियमों से सर्वोच्च है, उन नैतिक नियमों से ऊपर है। राज्य जो है वो नैतिक नियमों से आगे है, तो राज्य को नैतिक नियमों से बांधा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। उसके बाद जो है वह हिगल का मानना था कि राज्य जो है वह एक स्वतंत्र निकाय है, राज्य जो है वह एक सावरिन है, स्वतंत्र है। उसे वह किसी से भी, सब कुछ से, वह सभी से स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का एक स्वरूप है, वो ईश्वर का एक रूप है, और इसलिए
हिगल का यह हिगल जो है इसको पुरजोर तरीके से समर्थन करता है कि जो नैतिक नियम है वह राज्य की देन है। राज्य ही नैतिक नैतिक नियमों का निर्माण करता है, अतः उसे नैतिकता के या नैतिक आधार पे कभी भी रोका नहीं जा सकता, बाधा नहीं जा सकता, क्योंकि वो नैतिक नियमों से सर्वोच्च है। वो कहता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का बृहत रूप है राज्य, व्यक्ति की आत्मा का बृहत रूप है राज्य, इसलिए व्यक्ति और आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी राज्य जो है वह सर्वोच्च है। राज्य जो है वह व्यक्ति से सर्वोच्च है, वह व्यक्ति के अधिकारों को, दायित्वों को निर्धारित करता है, वह उनके अधिकारों को प्रदान करता है, वह उनकी स्वतंत्रता को प्रदान करता है। राज्य जब चाहे तब वह उनकी स्वतंत्रता को, उनके उनके अधिकारों को ले सकता है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक सार्वभौमिक सत्ता है, वह एक सावरिन सत्ता है, वह एक ऐसा पावर है जो व्यक्ति की आत्मा का ही बृहद रूप है। तो जब ऐसी स्थिति होगी, जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो व्यक्ति जो राज्य है वह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित होगा, क्योंकि राज्य जो है वह एक स्वतंत्र संस्था है, वह एक स्वतंत्र निकाय है, उसके ऊपर कोई संस्था नहीं है, उसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो है वह सब राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य के भीतर ही सब कुछ है। वह अपने राज्य संबंधी सिद्धांतों में, वह अपने राज्य संबंधी विचारों में जो है वह व्यक्ति को राज्य का जो है, राज्य के अंदर में, राज्य के अधीन कर देता है, करता है, और मानता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण जो विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वह सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही संभव है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सब कुछ सर्वांगीण विकास कर सकता है, और उसके विकास के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वह राज्य ही उपलब्ध करा सकता है और दे सकता है। उसका मानना है कि चाहे वह नैतिक नियम हो, चाहे वह कानूनी नियम हो, किसी तरह के नियमों का निर्माण राज्य द्वारा ही किया जाता है, और व्यक्ति जो है वह राज्य का विरोध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि राज्य खुद व्यक्ति का ही एक बड़ा स्वरूप है, खुद राज्य व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है। इसलिए व्यक्ति जो है कभी भी उसका विरोध नहीं कर सकता, कभी भी उसकी अगेंस्ट नहीं जा सकता, और इसमें व्यक्ति और राज्य में विरोध की कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति अब अगर राज्य का विरोध करता है तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर और स्वयं का विरोध कर रहा है, क्योंकि राज्य जो है वह उसके आत्मा का ही एक बड़ा विस्तार है, उसके आत्मा का ही एक बृहत रूप है। तो इसलिए वह यह मानता है कि राज्य का जो विस्तार है, राज्य जो है वो सर्वोच्च है, सार्वभौम है और यूनिवर्सल है। राज्य की तुलना किसी भी दूसरी इंस्टीट्यूशन से, दूसरे संस्था से नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य जो है वो डायलेक्टिक मेथड से जो डेवलपमेंट प्रक्रिया है उसका एक विकसित परिणाम है। वह संवाद का जो है, वाद प्रतिवाद और संवाद का द्योतक है। तो जब हिगल के हम राज्य सिद्धांत की बात करते हैं तो हिगल जो है राज्य के दैवीय स्वरूप की बात करता है, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की बात करता है। वो व्यक्ति के आत्मा का एक जो है विकसित स्वरूप बताता है। वह कहता है कि जब व्यक्ति की जो आत्मा है वो उसका व्यापक फैलाव है राज्य, और राज्य जो है वो ईश्वर का धरती पर अवतरण है। मतलब कि ईश्वर जो है वह धरती पे जो है राज्य नामक संस्था द्वारा क्या करता है, अवतरित होता है। मतलब जो राज्य है वह ईश्वर है और जो ईश्वर है वो राज्य है। तो यह जो है राज्य के निर्माण का या राज्य के जन्म का जो है डिवाइन कॉन्सेप्ट को देता है, दैवी उत्पत्ति को देता है, और कहता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के लिए राज्य से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं और राज्य के अतिरिक्त कोई इंस्टीट्यूशन या संस्था नहीं है जो व्यक्ति को दूसरा जो डेवलपमेंट या फिर उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। वह कहता है कि व्यक्ति जो है अधिकारों और स्वतंत्रताओं का भोग करता है, लेकिन उसे भोग करने में इस चीज का ध्यान रखना होगा कि उसे उसी लिमिटेशन के साथ जो राज्य उसे उपलब्ध कराता है, उसी बंधन के साथ, उन्हीं आदेशों के साथ जो राज्य उन्हें उपलब्ध कराता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का, उसे अपने अधिकारों का उपभोग करना चाहिए। उसे राज्य के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा आनंद और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उसे जो है राज्य के द्वारा बनाए गए नैतिक नियमों और नैतिक जो उसके राज्य द्वारा बनाए गए नियमों, सार्वभौमिक नियमों और नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। उसे जो है राज्य के आदेशों का इसलिए पालन करना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर का आदेश है, वह एक यूनिवर्सल ऑर्डर है जो विश्व आत्मा का आदेश है।
तो हीगल जब अपने राज्य सिद्धांत की व्याख्या करता है तो वह जो है अपने उसको जो है वह अपने डायलेक्टिक मेथड के आधार पे प्रूव करता है और उसका डेवलपमेंट बताता है, और वह ईश्वर को वह राज्य को धरती पर ईश्वर का अवतरण बताता है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर हम हीगल के अन्य विचारों को अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।